नमस्कार, सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आज की चर्चा में हम आपको पावर सरप्लस स्टेट छत्तीसगढ़ के एक स्याह पहलू से वाकिफ करवाएंगे। हम आज आपको छत्तीसगढ़ की वो हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसे जानते हुए भी, देखते हुए भी पूरी की पूरी हुकूमत हाथ पर धरे बैठी है। और वो हकीकत है बिजली उत्पादन की बेदी पर बलिहारी होती जिंदगी की। पावर प्लांट से निकलने वाली राखड़ यानी फ्लाई ऐश हर साल हजारों जिंदगियां ले रही है, लेकिन जमीन से लेकर हवा तक की सेहत को निगलती ये राख आम जिंदगी के लिए कहर बन रही है। पर फर्क किसी को नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तस्वीर को आखिर देखना कोई क्यों नहीं चाहता। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। और ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। और अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं कसौटियों पर परखी गई है। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राखड़ की इस मोटी परत वाली धारा में दफन हो रहे हैं किसानों के अरमान। दफन हो रही है 30 एकड़ की अन्न उगाने वाली जमीन। दफन हो रहा है इलाके के लोगों के सेहतमंद रहने का सपना। और दफन हो रहा है वो भरोसा जो आम जनता का प्रशासन और सरकार पर टिका होता है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कोरबा की, जहां पर श्यामा प्रसाद विद्युत संयंत्र का राखड़ बांध टूट गया। और एक बार फिर से वो कहर कोरबा के रहवासियों पर टूट पड़ा, जिसे झेलना उनकी मजबूरी बन चुकी है। हालांकि इस बार मुसीबत बहुत बड़ी है। यहाँ हम लोग 5 बजे उठकर आए तो ये डैम फट गया था सर। कितना कैसे पानी निकल रहा था, क्या क्या निकल रहा था यहाँ से? पूरा मवाद की तरह गिरा, राखड़ के साथ बह रहा। हम लोग यहाँ सुबह आए 5 बजे तो यहाँ पे देखे तो डैम फट गया था, तो राखड़ जो है निकल रहा था ये मवाद के साथ। ये जो है बहुत मोटा परत हो गया है। फिर हम लोग देखे तो इसको मशीन चालू किए, फिर काम में लग गए अपना। मशीन भी आप लोग की फंसी हुई थी? हाँ, कल फंसा था। जानकारी के मुताबिक सुबह लगभग 5 बजे राखड़ डैम से रिसाव होने लगा। जैसे ही विद्युत उत्पादन कंपनी के अधिकारियों को इस बात की जानकारी हुई, आनन फानन में कंपनी के एक ठेकेदार को मौके पर भेजा गया और बांध को दुरुस्त करने की रस्म अदायगी शुरू हो गई। ये रस्म अदायगी ही है जनाब। तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या कोई भी कवायद इस जमीन को अब बंजर होने से बचा पाएगी। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। गुणवत्ता की तो आप बात ही छोड़ दो। ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझ के इसको तोड़ा जाता है ताकि इन लोगों का रिपेयर चलता रहे, इनकी ठेकेदारी चलती रहे। गुणवत्ता तो कहीं नहीं है इसमें। अभी आंधी आई, उसमें पूरा का पूरा यहाँ से वहां तक गांव जो है राखड़ डैम के राखड़ से पूरा का पूरा पट गया था। नुकसान 30-40 एकड़ जमीन जो है अभी पट गया है राखड़ से, खेती वाली जमीन। और एक तो ऐसा ही मतलब शासन की योजना हम लोग को मिलता नहीं है, किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर किया जा रहा है। उसके साथ साथ सीएसबी के द्वारा भी इस टाइप का करना, माने किसानों के हित को तो कहीं देख नहीं रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बांध की रेजिंग यानी ऊंचाई बढ़ाने के नाम पर कमीशन का खेल चल रहा है। ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि नियम के मुताबिक राखड़ बांध की रेजिंग 3 बार की जा सकती है, लेकिन इस बांध की ऊंचाई को 6 से 7 बार बढ़ाया जा चुका है। अब लगभग 30 एकड़ में फैल चुकी राखड़ की इस मोटी परत से बर्बादी तो तय है। बर्बादी सेहत की भी होगी, जमीन बंजर होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि राख होती जिंदगी पर हुक्मरानों की नजर क्यों नहीं पड़ती। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे राखड़ छत्तीसगढ़ के रहवासियों की जिंदगी को राख कर रही है। दरअसल कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से ये राखड़ निकलती है। जिंदगी और जमीन के लिए बेहद खतरनाक है राखड़। राखड़ से सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बड़ी मात्रा में निकलते हैं। छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट से हर साल लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन राखड़ निकलता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 70% राखड़ यानी फ्लाई ऐश का निष्पादन हो ही नहीं पाता। फ्लाई ऐश की वजह से जमीनें बंजर हो रही हैं। टीबी और सांस की बीमारी से हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि फ्लाई ऐश यानी राखड़ से होने वाले नुकसान से कोई वाकिफ नहीं है।
ऐसा भी नहीं है कि फ्लाई ऐश की वजह से होने वाली मौत के आंकड़ों से भी कोई वाकिफ नहीं। सभी को सब पता है, सब जानते हैं बंजर होती जमीन और बुझती जिंदगी के बढ़ते आंकड़ों की रफ्तार। लेकिन हैरानी होती है इस बेफिक्री पर, जिसमें बिजली उत्पादन के नाम पर बुझती जिंदगियों की चिंता किसी में नहीं दिखती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तस्वीरें गंभीर इसलिए हो जाती हैं क्योंकि फ्लाई ऐश की जो समस्या है ये लंबे वक्त से चली आ रही है। कुछ जिलों के लोगों की जिंदगी तबाही की कगार पर पहुंच चुकी है, लेकिन न तो ये तस्वीरें पक्ष देखना चाहता ईमानदारी से और न ही विपक्ष। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस और आलोक शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता। अब तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। नरेश गुप्ता जी, ये कोई नई समस्या नहीं है। फ्लाई ऐश हवा में उड़ती है, लोगों की जिंदगी को नर्क बनाती है, सिलसिला चलता रहता है, लेकिन क्या सिलसिला रुकेगा? ये नरेश जी की आवाज आ रही है आपको? हाँ, फिर से बोलिए। नरेश जी, फ्लाई ऐश की जो समस्या है ये छत्तीसगढ़ के लिए कहर बन चुकी है, वहां के लोगों के लिए कहर बन चुकी है, लेकिन क्या लाइलाज बीमारी हो गई है? देखिए, लाइलाज बीमारी बिल्कुल नहीं है। हेलो सर, आपकी आवाज जानी है। देखिए, सुनाई कर देखिए, आपका क्वेश्चन पूछा नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि ये लाइलाज बीमारी नहीं, सरकार सतत रूप से इस पर काम करते रहती है और अभी भी काम कर रही है, और जितना जल्दी जितना ज्यादा से ज्यादा उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते रहती है सरकार, और आज भी कर रही है। आज की जो घटना रिपोर्टिंग है उसमें सरकार का पूरा शासकीय अमला वहां पर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पूरा अमला वहां पर पहुंच चुका था, और उसको अतिशीघ्र कंट्रोल करके उसको सफाई करने का काम कर दिया गया, और मुआवजा के लिए रेवेन्यू अथॉरिटीज वहां पे पहुंच चुकी है, उसका एनालाइज कर रहे हैं, जो मुआवजा जो होगा वो बिल्कुल दिया जाएगा। सर, लेकिन आग लगने के बाद कुआं खोदने का आप लोग काम क्यों करते हैं? छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा राखड़ इकट्ठा हो रही है। 70% राखड़ का आप लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। 30 एकड़ जमीन जो है आज के इस राखड़ के डैम फूटने से बंजर हो जाएगी। क्या ये चीजें मजाक बन गई पूरे प्रशासन के लिए? ना देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मजाक करने वाली बात नहीं है। और ये जो 30 एकड़ जमीन है वो बंजर नहीं होगी। अब बिल्कुल उसके लिए मैं आपको एश्योर करता हूँ, पूरी जवाबदारी के साथ बोलता हूँ, वहां यदि मेरी जानकारी में वहां ऐश का इतना बड़ा स्टॉक नहीं आया, इतना ऐश फ्लश होकर नहीं आया है। कुछ ऐश जरूर आया है पानी के साथ, लेकिन ये क्रेक ओनली, कोई डैम टूटा नहीं था, क्रेक था, और उसको कंट्रोल कर लिया गया है। और उसको वहां पर जो राखड़ थोड़ी बहुत आया है उसको हटाने का पूरा प्रयास प्रशासन कर रही है, जिन रूप से काम के लिए आदमी लगा दिए गए हैं, और साथ ही साथ मुआवजा के एनालिसिस के लिए भी रेवेन्यू अथॉरिटीज पहुंच चुकी है। ठीक है। घनश्याम तिवारी जी, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है कोरबा से, ये तस्वीरें पहले भी सामने आती रही हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं, इनका इलाज क्या राज्य सरकार नहीं ढूंढ पा रही है, और इलाज है क्या? देखिए, जिस प्रकार से कोरबा के ग्राम गोड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत ताप केंद्र में ये जो राख का बांध टूटकर जिस प्रकार से खेतों में फैला है, सबसे बड़ी बात यह है अवधेश जी, ये घटना पहली नहीं है। इससे पहले भी अनेकों बार की इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, और जब ये इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सीधे तौर पर वहां के आम गरीब और किसानों का ही नुकसान होता है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं जो उनके तट होते हैं, तट के जो निर्माणों की जो ऊंचाइयों को बढ़ाने की बात हर बार इस प्रकार की घटनाओं के बाद होती है, उस पर न तो विद्युत संयंत्र के अधिकारी ध्यान देते, न कि प्रशासन के लोग ध्यान देते, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर आम ग्रामीण किसानों को उठाना पड़ता है। और बार बार एक ही घटना की पुनरावृत्ति वो इस बात को साबित करती है कि कहीं न कहीं विद्युत संयंत्र के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के लोग इस मामले को लेकर बिल्कुल लापरवाह और बेपरवाह हैं। जिस 30 एकड़ जमीनों पर जो राख फैला हुआ है, जिसको अभी गुप्ता जी माननी कह रहे थे कि वो ऐसा नहीं कि जमीन बंजर हो जाए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं किसान पुत्र हूं, आज खेती किसानी का दौर है। पिछले 1 महीने से लोगों ने अपनी जमीनों की मिट्टियों को पलटने का कार्य शुरू कर चुके हैं। पानी की बरसात की बूंदें पड़ते ही किसान खेती करने लगते हैं।
उस स्थिति में किसानों की खेतों में जो राख पैदा हुई है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की विभिन्न प्रकार की मात्राएं होती है, उसमें किसी प्रकार का फसल नहीं होना है। आप जिस मुआवजे की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी वहां पर अधिकारी, विभागीय प्रशासनिक वहां नहीं पहुंचा, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। वो जल सत्याग्रह कर रहे हैं, पानी में उतरकर उन्होंने अपने प्रोटेस्ट करने का काम किया और ये बात कही कि हमें इसका नुकसान की भरपाई की जाए। लेकिन लगातार इनके कहने के बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगना, वो कुछ इसी तरह से साबित करता है जिस प्रकार से प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार किसान विरोधी हो चुकी है। चाहे वो उन्हें समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे बोनस की बात हो, अब तो ये ऊपर उस करेले पर नींद चढ़े जैसी स्थिति कोरबा के उन गरीब किसानों के साथ हो चुका है। ठीक है, आलोक शुक्ला जी आपके पास आना चाहेंगे। आप बीजेपी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, आधे से ज्यादा नेता जो है किसान पुत्र ही हैं। जब सब किसान पुत्र हैं, किसानी की जो जमीन है वो बर्बाद हो रही है, फिर राजनीतिक दलों का आंदोलन फ्लाई ऐश के खिलाफ नजर क्यों नहीं आता? क्या ये एक बहुत बड़ा पूरा नेक्सस बन गया है प्रशासन का, उन पावर प्लांट्स का, राजनीतिक दलों का, जिससे कोई लड़ नहीं पा रहा है? देखिए अवधेश जी, सबसे बड़ी बात यह कि छत्तीसगढ़ में जिस पैमाने पे बिजली परियोजनाएं लग रही हैं और उनसे निकलने वाली राखड़ और जो पॉल्यूशन की समस्या वो बहुत ही गंभीर होते जा रही है। अनियंत्रित तरीके से बिजली परियोजनाएं लगाई जा रही हैं, लेकिन उनके राखड़ के प्रबंधन का क्या होगा इसकी दिशा में कुछ नहीं सोचा गया। बिल्कुल, सवाल ये एक बांध का नहीं है, इसके पहले भी बांध टूटे हैं और उनसे कोई सबक जो है ना बिजली कंपनियों ने ली है ना राज्य सरकार ने ली है। अकेले कोरबा की बात करें तो 42,000 टन जो है प्रतिदिन राख उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है और राखड़ आज के समय छत्तीसगढ़ में बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। और हम देख रहे हैं कि कोरबा में लगातार या तो बांधों की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है या नए बांध बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये कब तक होगा, ये समस्या और आने वाले समय में गंभीर होने वाली है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो विद्युत परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की स्वीकृति में साफ तौर पर है कि 100% राखड़ का उपयोग होगा, और यदि राखड़ का 100% उपयोग नहीं ये कर पा रहा है, इसका निपटान नहीं हो पा रहा है, तो ये राज्य सरकार की विफलता है। दूसरा बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के दायित्व का सवाल है कि जिस पैमाने पे उनको ये निगरानी करना था, उनको ये मॉनिटरिंग करना चाहिए था कि राखड़ का समुचित उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें जो पॉल्यूशन बोर्ड है वो विफल रहा है। एक उदाहरण की मैं आपको बात कहें कि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग किया जाना था। रायपुर से बिलासपुर हाईवे बन रहा है, तमाम सड़कें जो बन रही हैं छत्तीसगढ़ में उनमें इन फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाना था। एनजीटी के आदेश के बावजूद भी फ्लाई ऐश का उपयोग नहीं किया गया। और वहीं महाराष्ट्र में जहां राखड़ का इस्तेमाल हो, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल हो, उसके लिए बाकायदा नीति बन गई है, पूरी गाइडलाइंस आ गई है और वहां पर काम चल रहा है। नरेश गुप्ता जी, देखिए सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, बहुत सारी छोटी घटनाएं सामने आती, किसानों की तो कोई सुनता ही नहीं, क्या मुसीबतें झेल रहे हैं कोरबा में, रायगढ़ में, बिलासपुर में। लेकिन सर क्यों ये स्थिति है कि 70% फ्लाई ऐश आप उसका निस्तारण नहीं कर पाते, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए सवाल बढ़ जाता है। देखिए आपको बताऊं, अभी फ्लाई ऐश का उपयोग समय समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सरकार सतत रूप से इस बात को प्रमोट कर रही है। साथ ही सारी योजनाओं में लगभग सारे कंस्ट्रक्शन कामों में फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा रहा है और जनता को भी, पब्लिक को भी हम ये मोटिवेट कर रही है सरकार कि उसका फ्लाई ऐश का उपयोग करें। और फ्लाई ऐश का उपयोग मैं सोचता हूँ पिछले 4-5 सालों में दुगने से भी ज्यादा हो गया, कई गुना हो गया, 8 to 10 टाइम्स फ्लाई ऐश का उपयोग हो रहा है। और फ्लाई ऐश के उपयोग में सबसे बड़ी चीज जो प्राइवेट कंपनी जो फ्लाई ऐश में आई है उनका थोड़ा सा क्वालिटी के प्रति उनका कॉन्शियसनेस नहीं है, इस वजह से जनता का थोड़ा सा डिस्करेज है। लेकिन उसको लेकर भी सरकार ने गंभीरता से काम किया है और उसके बाद भी सरकार ने उस पर बहुत बड़ा काम किया है कि उनको भी जो प्राइवेट एजेंसी जो जो मैन्युफैक्चरिंग में लगी उनको भी आप कंट्रोल कर रही है सरकार भी, कि उनका क्वालिटी कॉन्शियसनेस बना रहे जिससे जनता को उस पर विश्वास हो। और सरकार पूरे सजगता के साथ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस दे रही है, शटडाउन की नोटिस दे रही है, आप शटडाउन तो कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत सारे और चीजें होती है, एनजीटी है और कोर्ट्स है, वो सारी एजेंसीज को आपको ऑनर करना होता है। लेकिन सरकार का पूरा कमिटमेंट है भारत सरकार की और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने हिसाब से प्रयास कर उनको रेगुलाइज करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, लेकिन रेगुलाइज हो नहीं पा रहा है।
घनश्याम राजू तिवारी जी, एक तस्वीर, एक सवाल और भी उठ रहा है आपकी कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि इन बांधों की रेजिंग की जाती है बार बार। नियम यह है कि 3 बार से ज्यादा नहीं करते, लेकिन 6 और 7 बार हो जाता है। बात बात पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर देते हैं, लेकिन जो स्थायी समस्या चली आ रही फ्लाई ऐश की, इस पर कांग्रेस का कड़ा स्टैंड क्यों नहीं आता? बैठ जाइए धरने पर, क्यों नहीं बैठते आप लोग? अवधेश जी, जहां तक मेरी जानकारी में है, कोरबा के इस राखड़ बांध के टूटने के बाद से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे वहां के स्थानीय विधायक जी ने इस बात का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को अवगत कराने का काम किया है, जिस पर निश्चित तौर पर प्रशासन ने इस बात को सर, लेकिन आप लोग घटना का इंतजार क्यों करते हैं? ग्रामीण तो 1-1.5 महीने पहले से अवगत करा रहे थे कि रिसाव शुरू हो गया है। अवधेश जी, हम विपक्ष में हैं, हम सत्ता में नहीं हैं कि हमको अवगत कराने का प्रयास मात्र ही कर पाएंगे, लेकिन उसकी सुरक्षा देने का काम सत्ताधारी दल का होता है। बार बार इस बात को संज्ञान में लाने के बावजूद भी अगर उस पर किसी प्रकार के निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिए जाते तो ये सीधे तौर पर सरकार का फेल्योर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस 23 एकड़ की खेती में इस बार तटबंध टूटने से जो राखड़ का बिखराव खेतों पर हुआ है, आज सरकार की समीक्षा जिस प्रकार से सुनाई पड़ती, जो हमारे जिलाध्यक्षों से बात हुई, वहां के स्थानीय विधायकों से बात हुई, आज वो को बता पाने में अधिकारी सक्षम नहीं है। मतलब इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी प्रशासन के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि यह घटना में नुकसान कितना हुआ या फिर इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कोई ठोस प्रयास किए जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो किसान विरोधी नीति इस प्रदेश में चल रही है, जिसका खामियाजा हमारे गरीब किसान भुगत रहे हैं। ठीक है, फ्लाई आपका जवाब देना चाह रहे हैं से निस्तारी की बात गुप्ता जी कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्लाई ऐश की निस्तारी की अगर व्यापक व्यवस्था होती तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रदेश के नरेश जी नहीं लेते हैं। नरेश जी, देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी भाई राजू जी ने कहा कि हम विपक्ष में बैठे, इनका काम है सिर्फ विरोध करना। नहीं, मैंने विरोध करना नहीं कहा, इनका काम संज्ञान में लाना, बातों को संज्ञान में लाना। ये कभी जिम्मेदारी आपकी है, सुरक्षा और उनको व्यवस्था देने की जिम्मेदारी है। मैंने विरोध करने की बात नहीं की गुप्ता जी। देखिए, आप अभी आरोप लगा रहे थे, मैंने सुन रहा था, मैंने संज्ञान में लाने की बात, आप सत्य बोलिए, मुझे बोलने, मैंने संज्ञान में लाने की बात की, हमने जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया है, जिला प्रशासन विरोध करने की बात नहीं की। जिला प्रशासन पूरी संजीवता के साथ वहां खड़ा हुआ है, उनके अधिकारी वहां गए हुए हैं। नरेश, ये कौन सा संजीदगी है? ग्रामीण 1 महीने पहले से बता रहे थे प्रशासन को बार बार कि बांध में रिसाव हो रहा है, बांध टूटने के बाद कौन सी संजीदगी सामने आती है? देखिए, बांध टूटा है, बांध में रिसाव था, टूटा नहीं है बांध। मैं आपको बता दूं, बांध टूटा नहीं है, बांध में रिसाव था, रिसाव बंद कर दिया गया, पूरा कंट्रोल कर लिया गया, और वो राखड़ जो थोड़ी बहुत गई है उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका मुआवजा का आकलन किया जा रहा है। ठीक है, आलोक शुक्ला जी, छोटा नुकसान हुआ है क्या? असल स्थिति क्या है? देखिए, जो गुप्ता जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। जिन खेतों में राखड़ गई है वो राखड़ के युक्त पानी जो खेतों में गया है उनमें फसल होना संभव नहीं है आने वाले समय में, और इसीलिए जो उसके नुकसान की और यहाँ तक कि उसके मुआवजा देने में भी बहुत कोई संवेदनशीलता, इस तमाम पहले भी घटना हो चुकी है राखड़ बांधों के टूटने की, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिनके मुआवजे नहीं मिले। दूसरा बड़ा सवाल है कि इसमें यह भी देखना चाहिए कि राखड़ बांध क्यों टूटते हैं। आप देखिएगा कि जितनी भी राखड़ बांध टूटने की घटना है वो बारिश के पहले होती हैं। आज सभी बिजली उत्पादन कंपनियों के सामने संकट है कि राखड़ बांध का निपटारा कैसे किया जाए, क्योंकि बांध की ऊंचाई एक सीमा से आगे नहीं बढ़ा सकते। और बारिश के पहले मैं ये आरोप लगा के ये बात कहता हूं कि कई बार जानबूझकर राखड़ बांध तोड़े जाते हैं ताकि जो राखड़ है वो निकल जाए और बारिश के पानी के साथ बह जाए, ताकि कुछ हद तक डैम खाली हो। दूसरा बड़ा सवाल है कि जब राखड़ बांध टूटता है तो उसके मेंटेनेंस के लिए तत्काल में कहीं ना कहीं बिना टेंडर के काम चालू होता है, जो भी एक बड़े करप्शन का मामला है। तो ये बहुत सीधा मामला नहीं है, ये बड़ा तकनीकी मामला है और इसको एक देखना चाहिए, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो और चाहे जो पूरे राखड़ या बिजली परियोजनाओं के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि अनियंत्रित तरीके से जो बिजली परियोजना छत्तीसगढ़ में लग रही है। अवधेश जी, ये देखना होगा कि आज आपके पास 12,000 मेगावाट यदि बिजली का उत्पादन हो रहा है और आप बिल्कुल ये देखना होगा कि आप बिजली के उत्पादन में तो सरप्लस स्टेट हो गए, लेकिन उस बिजली के नाम पर अगर जिंदगियां बुझ रही हैं तो इस विषय को भी गंभीरता से लेना होगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। उम्मीद है कि ये तस्वीर प्रशासन भी देखेगा, सरकार भी देखेगी
और राख के नाम पर, राखड़ के नाम पर जो जिंदगियां रो रही हैं, उनकी मजबूरी को भी समझने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये फ्लाई ऐश जिंदगी की दुश्मन बन चुकी है, जमीन की दुश्मन बन चुकी है और पूरे छत्तीसगढ़ की दुश्मन बन चुकी है। आपकी आवाज में फिलहाल इतना है।